तो आमिर जिया साहब, ये तो मैंने आपका ये पढ़ा है कॉलम। सबसे पहले तो बड़ा ज़बरदस्त आपने ये लिखी है स्टोरी। तो ये तो वाकई अगर आपकी कहानी पढ़ें तो ये तो बहुत बड़ा एक ब्लंडर है। ये तो जिस तरीके से रुपए को बेतौकीर किया गया है और कोई इकदाम नहीं उठाया गया, ये तो बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया सब ये। जी दुरुस्त फरमाया समी इब्राहिम साहब आपने। और अगर आपको याद हो कि जब इनका रजा बाकर साहब की तकरीरी हो रही थी 2019 में, उस वक्त भी पाकिस्तान के बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट थे, सीनियर लोग थे, उस पर उन्होंने एक रेड फ्लैग, सुर्ख उन्होंने झंडी लहराई थी। उनका कहना यह था कि इस पोजीशन के लिए, यानी कि स्टेट बैंक के गवर्नर के तौर पर, ये बहुत जूनियर उसके वो हैं, मतलब जूनियर शख्सियत हैं। क्या वजह है? क्योंकि ये इजिप्ट में कंट्री हेड था IMF के। अच्छा, वो कोई हमारे डिप्टी सेक्रेटरी लेवल की ग्रेड 19 की नौकरी होती है। इससे पहले भी हमारे मुल्क में मल्टीलैटरल इदारों से, वर्ल्ड बैंक से, IMF से लोग आए हैं। इशरत हुसैन साहब आए, शमशाद अख्तर साहब आए, मोहम्मद याकूब साहब आए, लेकिन वो तमाम के तमाम लोग बड़े सीनियर पोजीशन के लोग थे। बाकर रजा साहब के हवाले से तशवीश ये थी, क्योंकि नौजवान आदमी है और जाहिर है कि जब इनकी टर्म खत्म हो जाएगी तो ये दोबारा जाकर उन्हीं इदारों में नौकरी करेंगे जहां से ये आए हैं। तो इनके हवाले से इनके ऊपर एक सवालिया निशान उठाए जा रहे थे। लेकिन जाहिर है कि उस वक्त की हुकूमत ने, जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उन्होंने इनको बतौर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहते हुए उसको रिजेक्ट किया। और फिर आप देखें कि आती ज़माने में रुपया हमारे 121-22 के ऊपर हुआ करता था डॉलर के मुकाबले में, तो इन्होंने एकदम एक झटके में हम 152-53 पे पहुंच गए। और उसी तरह हमने देखा होगा कि इंटरेस्ट रेट जो थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए, 13.25 पर आ गए। और उसी तरह आपने देखा होगा कि हॉट मनी, यानी कि ज्यादा सूद देकर हम लोगों ने डॉलर यहां पे जमा करवाए। तो ये तमाम वो इक़दाम थे कि जो पाकिस्तान की मईशत पर बोझ बन गए। और उसका जो इम्पैक्ट आया था, ये डॉक्टर शफाक हसन खान पाकिस्तान के बड़े सीजन्ड इकोनॉमिस्ट हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री में इन्होंने काम किया है, DG डेट मैनेजमेंट रहे हैं ये डेट ऑफिस के। उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक 40 अरब डॉलर का जो है पाकिस्तान इकोनॉमी पे बोझ पड़ा। क्योंकि जब भी रुपया डिवैल्यू होता है और इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो हम बगैर कर्जा लिए हमारे कर्जे में इजाफा हो जाता है। तो एक तो ये पूरी कहानी थी जिसपे लोगों ने तशवीश का इजहार किया। अच्छा, अब जबकि आपने देखा होगा 3-4 महीने पहले ये बात हो रही थी कि पाकिस्तान की मईशत में जो है माशी सरगर्मियां बढ़ गई हैं, हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमारा IT सेक्टर माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा था आपकी, और जो मतलब है टेक्सटाइल सेक्टर की जो एक्सपोर्ट्स थी, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हैं। तो फिर एकदम आपने देखा कि यकायक सेंटिमेंट बदल गया। और वो क्यों बदला? कि डीवैल्यू जिस तरह से रुपए को किया गया, एकदम आप देखें कि 174-75 के फेरे में हम आ गए। और इसका भी जो अगर आप इम्पैक्ट कैलकुलेट करें कि बगैर कर्जा लिए हमने अपने कर्जे में 1890 अरब का इजाफा किया है। और उसमें अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट समी साहब शामिल कर लें तो वो जो है तकरीबन 2000 के करीब, यानी कि 1966 के करीब जो है अरब रुपए का हम पे बोझ पड़ गया है, जो कि एक सिक्योरिटी रिस्क है। अगर आप मुझे मौका देंगे तो उस पर मैं आगे भी बात करूंगा, लेकिन मेरे ख्याल में मेरी तमीद काफी तवील हो गई है। जी नहीं, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि हमारा कर्जा लिए बगैर कर्ज बढ़ गया है और स्टेट बैंक ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे जो डॉलर की जो बढ़ती हुई कीमत है उसको कोई ब्रेक लगाई जा सके। और लोग ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये 200 रुपए तक जाएगा। आज कुछ कमी हुई है सऊदी अरब की तरफ से जो ऐलान हुआ, और तवक्को ये की जा रही है कि IMF की तरफ से भी जब ऐलान अगर हो गया तो फिर शायद ये और नीचे आएगा डॉलर। लेकिन आमिर साहब, जो मेरी करेंसी के जिन डीलरों से बात हुई है वो ये कहते हैं कि ये जो प्राइस हाइक है, ये जो डॉलर की कीमत में इजाफा है, ये बेसिकली डॉलर स्मगल हो रहा है और हुकूमत पाकिस्तान कुछ भी नहीं, उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। तो ये जो भी जितने मर्जी डॉलर पाकिस्तान आ जाए, अगर इसकी फ़्लाइट अफगानिस्तान जारी रही तो इसकी जो बढ़ती हुई कीमत है, थोड़ा बहुत उसमें उतार चढ़ाव तो आ सकता है, लेकिन ये अपनी हकीकी सतह पर नहीं आ सकती और इसमें इजाफे का रुझान तो बरकरार रहेगा। देखिए, एक बिल्कुल आपने ये फैक्टर यकीनन है, लेकिन माजी में अगर मेरी स्टेट बैंक के जो माजी के वो रहे, माहिरीन रहे और एक्सपर्ट्स हैं, उनसे बात हुई है, उसमें होता है कि हमारी जो डॉलर करेंसी मार्केट है वो अगर बैनुल अक़वामी में उस पर देखें तो बहुत छोटी सी मार्केट है। इसको कॉर्नर करना बहुत आसान होता है। तो इसमें स्टेट बैंक का बड़ा एक रोल होता है कि वो बैंक्स को कहता है कि जी आप जो है मतलब है ये नहीं कि आप डॉलर फेंकते हैं मार्केट के अंदर, आप कहते हैं कि जी डॉलर को किस सतह पे रखना है, यानी कि पैनिक जो है वो क्रिएट नहीं करते। अब यहाँ पे जो सवाल है वो सिर्फ डॉलर स्मगलिंग का नहीं है, असल सवाल ये कि ये जो IMF से हमारी टॉक्स हो रही हैं
उसकी कुछ कहते हैं प्रोडक्ट कंडीशंस हैं, ये प्री कंडीशंस हैं कि जिसकी वजह से आपने उनको मीट करने के लिए अपनी करेंसी को इतनी तेजी से गिराया है। बात ये है कि अगर हम, ये दावा है पाकिस्तान का कि हमारी रिकॉर्ड रेमिटेंसेज हैं तकरीबन 29-30 बिलियन डॉलर की, हमारी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट होने जा रही है 30 बिलियन डॉलर की, ठीक है ना। तो ये आपके पास 60 बिलियन का आपके पास एक कुशन आता है। आप सिर्फ 2 महीने के करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर इस रुपए को इतना गिरा दें तो कोई तुक की बात नहीं बनती, क्योंकि कल तक हम सुन रहे थे कि जी हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बहुत अच्छा है, मतलब 24 अरब का तो लास्ट वीक भी था, और मजीद इसके अंदर मतलब 3-4 बिलियन डॉलर 3 बिलियन डॉलर और आ जाएंगे, तो वो भी हमारा एक कंफर्टेबल लेवल पर है। तो कोई ऐसी ऑब्जेक्टिव कंडीशन नहीं है। मेरी कराची में टॉप बिजनेसमैन से बात हुई है, मेरी यहाँ पर टॉप बैंकर से बात हुई है, वो सब हैरान है कि स्टेट बैंक किस तरह से अलाउ कर। उसकी वजह ये है, देखें इसका एक और एस्पेक्ट है जो बड़ा खतरनाक एस्पेक्ट है, वो ये कि जब आपका कर्जा इतना बढ़ गया और अनमैनेजेबल हो गया, तो जब आप अगला साल बजट साजी के लिए जब जाएंगे, जो असल खतरे की घंटी है हमारे लिए, वो ये कि हम इंटरेस्ट पेमेंट के बाद और सूद की अदायगी के बाद और कर्जे वापस करने के बाद हमारे पास इस बात के पैसे नहीं होंगे कि हम डिफेंस बजट और वो जो आपका डेवलपमेंट बजट है अपने पैसों से बना सके, वो बोरोड मनी पे बनेगा। और जब आप बोरोड मनी पे बनाएंगे तो आपका जो है सिक्योरिटी, मैं समझता हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन जाता है पाकिस्तान के लिए। और यही जो आलमी ताकतें हैं, मगरबी ताकतें और उनके जो हाशिए बरदार IMF हो गए, वर्ल्ड बैंक हो गए, उनकी ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान को एक बतौर प्लाइंट स्टेट देखना चाहते हैं, और उनकी ख्वाहिश ये है कि जी पाकिस्तान पे इस तरह की हम शराइत आयद कर दें कि वो हर बात हमारी तस्लीम करे। वो इंडियन हेजेमनी जो एक बड़ा गेम है फिर इस मुल्क का जियो स्ट्रेटेजिक, कि जी इंडियन हेजेमनी की भी बात होगी, फिर आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी बात होगी, आपके डिफेंस बजट पे भी होगा। और अभी IMF की जो शर्त आई है कि आप एक अकाउंट कर दें तमाम गवर्नमेंट के, उसका ये तमाम इस चीज की इंडिकेशन है कि जनाब वो पाकिस्तान को किस तरह से घेरना चाहते हैं। उसमें फिर रजा बाकर जैसे जो अफराद हैं कि जो मेरे ख्याल में उस हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं कि जिसने उनको इज्जत दी, उनको बाहर से दरामद करके मुसल्लत किए स्टेट बैंक पे, तो ये बजाय जब टेबल पे गुफ्तगू होती है या जो इक़दाम करते हैं, बजाय ये पाकिस्तान के मफाद में करें, ये IMF का, वर्ल्ड बैंक के एजेंडे को पूरा कर रहे होते हैं। और यकीनन जो लोग सवालिया निशान उठाते थे कि जी हमें IMF के पास इन हालात में नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये आपकी नाक रगड़वा देंगे, और वो यही कर रहे हैं। देखिए आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आप इतने सीनियर सहाफ़ी हैं, इतने तज्जियाकार हैं, कि दुनिया में, तीसरी दुनिया में कोई भी मुल्क हो जिसको IMF के पास जाना होता है तो IMF के पास एक ही प्रिस्क्रिप्शन होता है, वो लैटिन अमेरिका का मुल्क हो, अफ्रीका का हो, मिडल ईस्ट का हो, एशिया का हो, वो जाते ही कहते हैं कि जी हर बीमार को एक नुस्खा है कि जी वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें, रुपया डिवैल्यू करे, पावर टैरिफ, एनर्जी टैरिफ में इजाफा करे और सब्सिडीज का खात्मा करे और इकोनॉमिक ग्रोथ को कम करे। अब ये आप प्रिस्क्रिप्शन दुनिया के हर मुल्क पे नाफिज करते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव कंडीशन मुख्तलिफ हो उसकी। तो ये चीज देखें, जब इस मुल्क में तकरीबन 22 प्रोग्राम हम पहले ले चुके हैं, पाकिस्तान के जू हम दवा करते हैं उतना ही हमारा मर्ज बढ़ता जाता है। तो हमें सोचना चाहिए कि IMF के लाए हुए लोग और IMF का प्रोग्राम जो है वो किस हद तक पाकिस्तान के लिए सूदमंद है, और क्या कोई ऐसा रास्ता हो सकता है कौम परस्त नेशनलिस्ट कि हम इनसे छुटकारा हासिल करके किसी भी तरह जो है अपने पैरों पे खड़े हों और इस कशकोल को तोड़ें। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।